हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान रेलवे में कार्यालय अधीक्षक व शायर नरेंद्र कुमार शर्मा जी हैं। नरेंद्र कुमार शर्मा जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। ये कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा इनकी कहाँ हुई और रेलवे में कार्य करते हुए इन्होंने शायरी कब से प्रारंभ की, इस संदर्भ में इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं नरेंद्र कुमार शर्मा जी से। नरेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। नरेंद्र जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ हुई और किस रूप में आप साहित्य सृजन से जुड़े? सर एक्चुअली जन्म तो मेरा कोटा में ही हुआ है और मेरी शिक्षा दीक्षा सब यहीं कोटा में ही पूर्ण हुई। मैंने बीएससी किया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज से और मैं सन 2008 में फिर रेलवे में कार्यरत हुआ और 16 वर्ष हो गए रेलवे में कार्य करते हुए। नरेंद्र जी, आप रेलवे में कार्यालय अधीक्षक हैं। रेलवे में से भी कई साहित्यकार सामने आए हैं, तो रेलवे में जो एक साहित्यिक पृष्ठभूमि माने हम, तो किन किन साहित्यकारों का आपकी लेखनी पर असर आया? मैं सर आपको बताऊं, मैंने लिखना जब चालू किया, मैं बहुत पुराने शायर हैं बशीर बद्र साहब, उनको सुनता था। अभी ताहिर फराज साहब हैं, कुमार विश्वास साहब हैं, उनको सुनकर ही मैंने शायरी को लिखना आरंभ किया। साथ ही साथ रेलवे में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी कार्यक्रम हुए जाते हैं, तो उनमें वहाँ पर भी काव्य गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। मैंने देखा कि लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा लेते थे। पहले तो हिस्सा हम भी नहीं लेते थे, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे प्लेटफॉर्म मिलने लगा, तो उस तरीके से शौक़ एक तरीके से फिर आराधना में बदल गया और हमने अपने फिर इस शायरी के शौक़ को एक पूजा के तौर पर आगे बढ़ाना आरंभ कर दिया। नरेंद्र जी, आपने सबसे पहले जो आपकी शायरी का जो शुभारंभ कब से आपकी लेखनी में उतरने लगा था? सर एक्चुअली मैं 2004 में कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययनरत था, बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में भी क्या है कि काफ़ी कार्यक्रम हुआ करते थे, एनुअल फंक्शन हुआ करता था, तो मैंने उनमें पार्टिसिपेट करना आरंभ किया। धीरे धीरे लोगों से सराहना मिली, तो खुद को भी लगने लगा कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। बस वहीं से ही हमारी शुरुआत हो गई। नरेंद्र जी, जब आप लिखते थे या जो अपनी शायरी आप मंच पे प्रस्तुति देते थे शायरी की, तो उसमें कई जो बड़े शायर या साहित्यकार सामने बैठे होंगे, तो वो जब आप रचना सुनाते थे तो उसमें कहीं कमी नज़र आती थी, तो किस तरह वो उसमें सुधार का रास्ता आपको मिलता था? देखिए, मैं आपको मेरा एक पर्सनल व्यू बताता हूँ। बड़े लोग जो रहते हैं ना, उनकी बातें बड़ी होती हैं और वो छोटे अपने भाइयों को प्रोत्साहन के अलावा कुछ नहीं देते। मेरे सामने भी कई बार ऐसा हुआ कि सामने इवन मंच पर कई अच्छे कवि हैं, सामने दर्शकों में कई अच्छे कवि बैठे हुए हैं, जिनसे मुझे सिर्फ प्रोत्साहन ही मिला। किसी ने डांटा तो नहीं और सब ने अच्छा ही कहा और कहते रहे कि कार्य को करते रहो। नरेंद्र जी, शायरी की जब शुरुआत मानते हैं अपन, तो प्रेम प्रसंग से मानी जाती थी ये, बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में शायरी का स्वरूप भी बदल गया जी। तो आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं? सर मैं एक्चुअली शायरी जब लिखने लगा तो मुझसे एक बार एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। एक मंच पर जब मुझे एक न्योता आया मुशायरे का, तो हमसे पूछा गया कि भाई आप किस तरह की शायरी लिखते हैं। तो हमने कहा कि किस तरह की से समझ नहीं आया। क्या आप प्रेम की शायरी लिखते हैं, आप देश पर लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं? तो हमने कहा हम जीवन में जो हो रहा है उस चीज़ को लिखते हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर मैंने लिखना आरंभ किया, और ये निश्चित आपको मेरी शायरी से पता लगेगा। बिल्कुल। नरेंद्र जी, आप कोई शायरी
मैं आपको सुनाइए। 4 लाइनों से शुरुआत करता हूँ। लिखा है कि अर्ज़ किया है कि तकलीफ़ सबको है इस ज़माने में, तकलीफ़ सबको है इस ज़माने में, कोई बताने तो कोई लगा है छिपाने में, कोई बताने तो कोई लगा है छिपाने में, और मोहब्बत जिसे सबसे ज़्यादा की, और मोहब्बत जिसे सबसे ज़्यादा की, बस एक वही है जो लगा है तकलीफ़ बढ़ाने में, बस एक वही है जो लगा है तकलीफ़ बढ़ाने में। बहुत बढ़िया। और कोई रचना हो आपकी? मैं आपको 4-4 लाइनों से अपने शेर सुनाता हूँ। आजकल मेरा मानना है सर कि लोगों को शायरी देखकर जैसे किसी को सुन लिया तो उसकी कॉपी करने लग जाते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों के लिए एक शेर लिखा कि कुछ सच्चे लोग चुने जाएं तो अच्छा होगा, कुछ सच्चे लोग चुने जाएं तो अच्छा होगा, शायर की अदाकारी नहीं शब्द सुने जाएं तो अच्छा होगा, कुछ सच्चे लोग चुने जाएं तो अच्छा होगा, शायर की अदाकारी नहीं शब्द सुने जाएं तो अच्छा होगा, और ज़िंदगी तो दिखाती है राहें कई मगर राहें पथिक खुद बनाए तो अच्छा होगा, राहें पथिक खुद बनाए तो अच्छा होगा। तो सर इसी श्रृंखला में मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि ये काफ़ी संजीदा शेर है, मुझे काफ़ी पसंद है। आजकल व्यक्ति क्या हो रहा है कि सर मौन होता चला जा रहा है, ज़िम्मेदारियों से उस पर ज़िम्मेदारियाँ, काम का असर काफ़ी इतना पड़ रहा है कि उसकी जो जीवन की महत्वाकांक्षाएं हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, उसकी सोचने समझने की जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही हैं। तो मैंने ऐसे व्यक्तियों के लिए एक शेर लिखा कि अकेले बैठकर खुद से बातें करते रहना, अकेले बैठकर खुद से बातें करते रहना, हकीकत जानकर भी चुपचाप रहना, हकीकत जानकर भी चुपचाप रहना, बड़ा अजीब लग रहा है ये रवैया ज़िंदगी का, बड़ा अजीब लग रहा है ये रवैया ज़िंदगी का, मंजिल कोई नहीं और सफ़र करते रहना, और सफ़र करते रहना। धन्यवाद सर। नरेंद्र जी, आप रेलवे में ड्राइवर भी थे जी, उसके बाद आप कार्यालय अधीक्षक बने। बिल्कुल। तो आपकी जो लेखनी, लंबा तो आपका रूट, किस तरह आपकी लेखनी अनवरत चलती रही, हमारे दर्शकों को आप बताएं। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेल में कार्यरत सभी कर्मचारी अपना कार्य तो निष्ठा से करते ही हैं, साथ ही साथ अपने शौक़ों को पूरा करने के लिए भी वो उसी तरीके से मेहनत करते हैं, निष्ठापूर्ण तरीके से। मैं जब लोको पायलट पद पर कार्यरत था तो हमारे वर्किंग इस तरीके का था कि ट्रेन चलानी है, कहीं सिग्नल नहीं मिले तो हम खड़े हो जाते थे। तो मन में जंगलों में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो काफ़ी अच्छे अच्छे विचार आते थे। तो मैं क्या करता था कि उन्हें क्या है बस लिख लेता था, और जब घर आकर फ्री टाइम में बैठता था तो उन्हें लिखे हुओं को पढ़ता था। तो ऐसे 4-4 लाइनों के शेर और शायरियाँ बनती चली गई। यानी कि मैं कार्य के दौरान भी यानी कि सोचता रहना और कार्य करते रहना चलता रहा। नरेंद्र जी, लोको पायलट की एक श्रृंखला आपके रेलवे में है कि कई लोको पायलट मतलब एक साहित्य सृजन करने में जुटे हुए हैं, और वो कई यहाँ हमारे इस मंच पे भी आए हैं। मतलब एक अलग ही मतलब नज़ारा नज़र आता है। क्या मानते हैं आपकी? बिल्कुल सर, काफ़ी आपका जो चैनल है, जो स्थानीय कवि हैं उनको सराहनीय मंच प्रदान कर रहा है, और मेरे साथी पूर्व में भी यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी आपकी तारीफ़ की। निश्चित ही सर, एक्चुअली काम का बर्डन तो है ही, लेकिन उसके पश्चात भी व्यक्ति अगर अपना समय निकाल कर ये सब चीज़ें कर रहा है, और ये सब चीज़ें समाज के उत्थान के ही लिए होती हैं। कोई लिखकर अपने घर में नहीं रखता है शब्दों को, सीधी सी बात है, अगर उसने लिखा है तो उसको समाज को प्रेरित करना है, उसे सुनाना ही है। तो साथ ही साथ उसमें आपका साथ मिले तो निश्चित ही समाज के लोग जल्दी जागरूक होंगे। नरेंद्र जी, जो साहित्य लिखा जाता है जी, आज जिस तरह लोग शायरी कर रहे हैं, उसमें कितना आप अंतर मानते हैं? सर मैं आपको बताऊं, मुझे 10 साल हो गए लिखते हुए। मेरे एक
गुरु हैं, तो उन्होंने कहा कि आप किसी चीज़ की समीक्षा ना करें, क्योंकि अगर आप समीक्षा में लग गए तो आप क्या कहना चाहते हैं फिर आप वो नहीं कह पाएंगे। मैं कहता हूँ सर, नए नए बच्चे हैं, काफ़ी नए बच्चे हैं जो अच्छा लिख रहे हैं। शायरी एक ऐसा विषय है जिसको आप सुनकर ना लिखें, जिसको आप देखकर ना लिखें, जो आपके दिल में आए आप उसे लिखेंगे तो निश्चित ही आपका भी विकास होगा और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। नरेंद्र जी, रेलवे का जो कार्यभार है वो बहुत तनावपूर्ण जैसा माना जाता है, तो शायरी या साहित्य सृजन करके उस बोझ को हल किया जा सकता है, क्या मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप, वो बोलते हैं ना सर कि खाली दिमाग शैतान का घर, निश्चित ही हमारा जॉब काइंड ऑफ जॉब ऐसा है कि काफ़ी स्ट्रेस रहता है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जब मैं एक लाइन या दो लाइन या अपनी पूरी शायरी कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे काफ़ी तनाव कम महसूस होता है और एक खुशी होती है कि हाँ, मैंने कुछ किया। रेल मुझे नौकरी करने के तो पैसे दे ही रही है, तो सर वो स्ट्रेस में करो, खुश होके करो, बात एक ही है, करनी पड़ेगी। लेकिन शायरी मेरे मन का काम है, इसलिए मैं उसको बड़े खुश होकर करता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। नरेंद्र जी, शायरी का ऐसा माना जाता है कि उस समय जब प्रेम मोहब्बत की बातें होती थी जी, उसके बाद ये हिंदी गज़ल के रूप में आई, दुष्यंत कुमार जब के सामने जब आई तो वह अलग परिवेश में आई, बिल्कुल है ना। तो उस समय की जो गज़ल और अभी की जो गज़ल शायरी जी, वो किस तरह की है, आप बताएं दर्शकों को। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम नहीं बदला, एक्चुअली प्रेम का दृष्टिकोण बदला है। लोग प्रेम को अब उपहास की चीज़ समझने लगे हैं। मैंने इसमें कुछ चंद लाइनें कही थी, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि कुछ दिन करता है परेशान, कुछ दिन करता है परेशान, पर मान जाता है, दिल अपना है, अपना कहाँ मान जाता है। कुछ दिन करता है परेशान, पर मान जाता है, दिल अपना है, अपना कहाँ मान जाता है। और इश्क में बेवफाई कोई नई बात नहीं, और इश्क में बेवफाई कोई नई बात नहीं, ठोकरें खाकर इंसान चलना सीख जाता है, ठोकरें खाकर इंसान चलना सीख जाता है। ऐसे ही मैंने एक शेर लिखा था कि हर तरफ बहुत शोर है मोहब्बत का, हर तरफ बहुत शोर है मोहब्बत का, सुनते हैं बड़ा ज़ोर है मोहब्बत का। हर तरफ बहुत शोर है मोहब्बत का, सुनते हैं बड़ा ज़ोर है मोहब्बत का। आज कोई कल कोई और, आज कोई कल कोई और, ये कैसा दौर है मोहब्बत का, ये कैसा दौर है मोहब्बत का। तो मैं बात को वहीं से चालू करता हूँ कि प्रेम तो वही है, बस प्रेम करने का दृष्टिकोण बदल गया है। नरेंद्र जी, जो साहित्य आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी कहीं साहित्य का जी रहा है, जो उसका बीज आप में डला? बिल्कुल, मेरे बड़े मामा जी थे जो काफ़ी अच्छे कवि रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े माने हुए कवियों के साथ कविता पढ़ी। मैं डिस्ट्रिक्ट भरतपुर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर छोटा सा गांव है नदवई, तो मेरे मामा जी मूल रूप से नदवई के रहने वाले थे और वो वहाँ पर काव्य रचना करते थे और हरिओम पवार साहब ऐसे बड़े बड़े कवियों के साथ उन्होंने अपनी रचना पढ़ी है मंच से। तो उनका प्रभाव आप में भी देखने को मिला? बिल्कुल, लेकिन विधा अलग हो गई है जी। एक्चुअली क्या होता है साहब, जीन्स तो आते ही हैं। मैंने एक दिन हमारी माँ से पूछा कि घर में कोई कविता नहीं करता, ये गुण मेरे में कैसे आया? तो हमारी माता श्री ने बताया कि आपके मामा लिखते थे। अच्छा। क्योंकि हम जब थोड़ा समझने लायक हुए तब मामा दुनिया में रहे नहीं और हमने सिर्फ उनकी डायरियाँ ही पढ़ी फिर बाद में। उन डायरियों से बहुत कुछ जी जी जी, सीखने को। बिल्कुल। कोई गज़ल हो आप सुनाएं? मैं आपको एक बेवफाई पे गज़ल सुना देता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। और काफ़ी अच्छी गज़ल है, आप सुनिए कि अभी तो कुछ ही दिन हुए उनसे बिछड़े हुए,
अभी तो कुछ ही दिन हुए उनसे बिछड़े हुए, मगर लगता है जैसे ज़माने हुए, मगर लगता है जैसे ज़माने हुए। और बनती न थी कोई बात जब साथ थे हम, और बनती न थी कोई बात जब साथ थे हम। आज थकते नहीं लोग बातें बनाते हुए, अभी तो कुछ ही दिन हुए उनसे बिछड़े हुए। गुज़रते हैं कहीं से तो ज़िक्र उसी का है, मिलते हैं किसी से तो ज़िक्र उसी का है। और बेवफाई तो उसने की साथ हमारे, मगर देख लो ज़माने को फ़िक्र उसी का है, फ़िक्र उसी का है। और अंतिम 4 लाइनें हैं कि ये दर्द ये गम सब दिया उसी का है, चेहरे पर ये उदासपन सब दिया उसी का है। और सोचता था बाकी बहुत कुछ है ज़माने में मेरे लिए, मगर अब लगता है ज़माना उसी का है, ज़माना उसी का है। नरेंद्र जी, आज जो मुशायरे होते हैं जी मंचों पे या कहीं, तो वो मुशायरे वैसे नज़र नहीं आते जो आप बता रहे हैं। जी, कि, बिल्कुल। मतलब सही संदेश समाज को नहीं जा पाता। जी। और शायद जो मुशायरे भी एक राजनीतिक मंच बन गए हैं। बिल्कुल। तो इस पर आपका, और कई जगह उसमें पूर्णता भी आ जाती है। सही कह रहे हैं सर। तो इस पर आपका क्या मानना? एक्चुअली सर क्या है कि पहले एक वर्ग हुआ करता था जो मुशायरों को सुनने जाता था और मुशायरों से प्रेरित होता था। आजकल मुशायरों को सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की क्लास समझने लगे हैं। लोग उनको समझते हैं कि मैं इस शेर को किसी को दूसरे को सुना दूंगा और मेरे व्यक्तित्व में अच्छा वो हो जाएगा। आजकल समाज के दृष्टिकोण से कोई नहीं देखता मुशायरों को। रही बात, मैंने देखा है कि मंचों पर भी शायरियाँ इस तरीके की होने लगी हैं कि वो शायरियाँ राजनीतिक दलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती हैं। जबकि मैंने पूर्व में भी कहा कि शायर ऐसा दरवेश होता है जो सिर्फ समाज को प्रेरित करने के लिए पैदा हुआ है, अगर वो सच्ची शायरी करे तो। मैंने एक शेर लिखा था साहब, मैं आपको एक सुनाता हूँ इसी बात पर कि शायर क्या होना चाहिए। कि मैंने लिखा था कि भटक गए हैं जो राहों से अपनी, भटक गए हैं जो राहों से अपनी, कोशिशें जारी हैं उन्हें सही राह पर लाने की अपनी। भटक गए हैं जो राहों से अपनी, कोशिशें जारी हैं उन्हें सही राह पर लाने की अपनी। और सभी बैठ गए घर झूठ की कश्ती में, और सभी बैठ गए अगर झूठ की कश्ती में, तो कैसे बना पाएंगे हम अलग पहचान अपनी, तो कैसे बना पाएंगे हम अलग पहचान अपनी। तो सर इस तरह की शायरियाँ आजकल बंद हो गई हैं। नरेंद्र जी, पहले जो चाहे एक रचनाकार अपनी रचना की प्रस्तुति देता था, चाहे देश के बड़े राजनीतिज्ञ उस सामने होते थे जी, वो एक सही नई दिशा मतलब देते थे। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ जी। रामधारी सिंह दिनकर जब नेहरू जी के सामने कविता पाठ किया करते थे जी, तो वह शासन की आलोचना करते थे और वह उस पर एक सुधार होता था जी। तो आज ऐसी शायरी देखने को कहीं नहीं मिल रही है, तो इस पर क्या मानना है? एक्चुअली सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत देश विकास की ओर अग्रसर है निश्चित, लेकिन विकास की ओर अग्रसर है इस परिपाटी में हम ना हमारे संस्कारों को भूल गए। व्यक्ति सोच तो रहा है कि मुझे बड़ा बनना है, लेकिन वो अपने मूलभूत संस्कारों को भूलता जा रहा है। ये वृद्धाश्रम पहले नहीं हुआ करते थे, ये नए ज़माने की देन है समाज को। जैसे आपने कहा सुधार, आज हमारे नेता, मैं ऐसा समझता हूँ जो हमारे 50% जो नेता हैं वो सभी लोग आप देख रहे हैं पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। सुधार की तो बात बहुत दूर चली गई, वो स्वयं अपना विकास करने में लगे हुए हैं। देश का विकास कोसों दूर जा रहा है। 50% नेता जो हैं उनको अपनी समस्याओं का हल नहीं मिल रहा। तो सर मेरा ये मानना है कि पहले नेता भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, शायर तो अच्छे हुआ ही करते थे, और नेता तो देश के लिए ही सोचते थे, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू जी और कई बड़े बड़े नेता। कोई अत्योक्ति नहीं है अच्छाई को अच्छाई कहने में। यानी आलोचना को भी वो
जी अंदर जेल देते बिल्कुल और एक सुधार का रास्ता जी जनता को देते थे। बिल्कुल। नरेंद्र जी, आप यहाँ कोटा शहर में रहते हैं, कई काव्य गोष्ठियों में आपने सहभागिता की जी। होगी, तो उन काव्य गोष्ठियों में आपको कैसा एक संदेश मिलता है, या रचनाओं में सुधार का, या नवोदित शायर है, जी। उनको किस तरह प्रेरणा मिलती है? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पूर्व में भी कई काव्य गोष्ठियों में गया जी और हमारे कोटा में काफ़ी संस्थाएं हैं जहाँ पर काव्य गोष्ठियाँ प्रति माह जी आयोजित की जाती हैं। लेकिन मैं रिसेंटली अभी बज़्म रोशन करके एक काव्य गोष्ठी का आरंभ हुआ है, जी। बज़्म रोशन। तो मेरे भाई हैं बड़े, वेद प्रकाश जी आर्य, बिल्कुल वो भी काफ़ी अच्छे शायर हैं। बिल्कुल। तो वो उन्होंने वेद प्रकाश जी यहाँ भी जी, आ चुके हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर आने का अवसर दिया। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने वहाँ पर शायरी का अलग ही आयाम देखा। हाँ, बहुत बढ़िया। बुज़ुर्ग लोग 80-80 वर्ष के शायर जिन्होंने देश को आज़ादी के समय देखा है, उनकी शायरियाँ ज़मीन से जुड़ी हुई शायरियाँ। और सर मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा मन उस दिन इतना प्रफुल्लित था कि मैं बिल्कुल बहुत अच्छी जगह आया। तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा बज़्म रोशन की कि वेद प्रकाश जी ने ये मुहिम आरंभ कर रखी है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि उस संस्था में बहुत अच्छे अच्छे शायर जी मतलब शामिल होते हैं। आपको जो काव्य गोष्ठियों में आपने भाग लिया होगा, तो कोई आपकी बड़ी उपलब्धि, कोई पुरस्कार या जिससे नवाजा गया हो हमारे दर्शकों को मैं साझा करें। आपको बताना चाहूँगा, जी मैं अभी 2019 में जी कोरोना आरंभ भी हुआ था, तो उस टाइम हमारे एक RDSO लखनऊ, एक अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में, तो वहाँ पर क्या है, प्रतिवर्ष एक वार्षिक पत्रिका के लिए कविताएं और शायरियाँ मांगते हैं जी पूरे देश से। तो हमने वहाँ पर हमारी एक कविता भेजी थी सर, तो वहाँ से हमें वो कविता 600 कविताओं में से द्वितीय स्थान पर रही। वहाँ से प्रशस्ति पत्र, 1100 रुपये का इनाम और वो बुक की प्रति वो भेजी गई। उपलब्धि तो यही है सर। और मंचों पर तो सर वो पढ़ते ही हैं, ऐसा कोई। और हमारे सबसे अच्छी बात, मैं एक कार्यक्रम में पढ़ रहा था तो जगदीश सोलंकी साहब ज़रूर सामने थे, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की। नरेंद्र जी, पुरस्कृत होना कोई बड़ी बात नहीं होती। जब आदमी की लेखनी किसी पत्र पत्रिकाओं में छपती है तो वह एक विशेष उसकी अनुभूति होती है। तब आपकी उस समय अनुभूति कैसी थी, दर्शकों को बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मुझे एक फ़ोन आता है। मैं एक दिन सुबह उठता हूँ और मेरे एक फ़ोन आता है कि सर आपको बधाई हो। मैंने कहा अच्छा। मैं वो क्या हुआ, उसका निर्णय क्या हुआ, 3 महीने बाद आया। अच्छा। भेजने के 3 महीने बाद। जी जी। तो मैं सोच रहा था कि यार क्या होगा, क्या कुछ हुआ कि नहीं हुआ। लखनऊ जैसा मामला है, लोग हज़ारों लोग भेजते हैं। तो वहाँ से फ़ोन आया, सर बधाई आपको, और आपकी कविता सेलेक्ट हो गई है और हम उसे अपनी वार्षिक पत्रिका में छाप रहे हैं। अच्छा। तो सर आप ना अपना एड्रेस हमें भेज दीजिए, हम क्योंकि उस पर मनी ऑर्डर भेजेंगे और आपको उसकी कविताओं की वो भेजेंगे स्पीड पोस्ट। तो मैं काफ़ी देर तक समझ नहीं पाया कि ये फ़ोन कहाँ से आया है, क्योंकि सुबह सुबह की घटना, 8-9 बजे मैं ड्यूटी से आया था। तो सर लेकिन वो अनुभूति, वो जब पुस्तक मेरे घर आई तो आप निश्चित मानेंगे नहीं, मेरे पिताजी चूँकि शेर और शायरी पुराने व्यक्ति हैं तो कविताएं कभी कभी सुन लेते हैं। शेर और शायरी से उनका कोई ताल्लुक़ दूर दूर तक नहीं है। लेकिन जब वो कविता आई, मैंने कहा कि ये पुस्तक में मेरी कविता छपी है और इतने प्रतिभागियों में मेरी कविता द्वितीय रही है और मुझे 1100 रुपये का एक पुरस्कार आया है। तो आप निश्चित माने, मैंने वो 1100 रुपये, मुझे रेल खूब पैसा देती है अपनी मेहनत का, लेकिन वो 1100 रुपये मैंने आज तक खर्च नहीं किया है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने कुछ अपने दिल से कुछ लिखा और वो पुरस्कृत हुआ। तो वो मैंने अपनी माँ को दिया। मैंने कहा मम्मा इनको रखो, तो मेरी माँ ने उसको अभी तक संभाल के रखा हुआ है। तो ये एक अलग ही अनुभूति है।
नरेंद्र जी, कोई रचना, कोई मैं- शायरी जो भी मैं है, आपको- आपके पसंदीदा सुनाए। मैं आपको 2-4 शेर सुना देता हूँ सर। कि लिखा है कि बातें सबकी सुन रहा हूँ मैं, बातें सबकी सुन रहा हूँ मैं, अभी तक खुद से लड़ रहा हूँ मैं। बातें सबकी सुन रहा हूँ मैं, अभी तक खुद से लड़ रहा हूँ मैं। मंसूबे थे सभी को साथ लेकर चलने के मेरे, मंसूबे थे सभी को साथ लेकर चलने के मेरे। शायद इसीलिए अकेला चल रहा हूँ मैं, शायद इसीलिए अकेला चल रहा हूँ मैं। धन्यवाद सर। एक शेर होता है कि सर, ये मैंने नई पीढ़ी के बच्चों के लिए लिखा था सर, तो ये आपको पसंद आएगा। कि तंस एक शब्द है इसमें, तंस मतलब फफ्तियाँ कसना। कि तंस कसता हूँ दूसरों की गलतियों पर, गिरेबा में खुद के झांक नहीं पाता हूँ। तंस कसता हूँ दूसरों की गलतियों पर, गिरेबा में खुद के झांक नहीं पाता हूँ। आदमी हूँ शायद यही फितरत है मेरी, सोचता बहुत हूँ पर सुधर नहीं पाता हूँ, सोचता बहुत हूँ पर सुधर नहीं पाता हूँ। और एक शेर होता है कि ये मेरा बहुत पसंदीदा शेर है, मैं आपको सुना देता हूँ। कि ज़िंदगी तुझे पन्नों पर लिखा मैंने, ज़िंदगी तुझे पन्नों पर लिखा मैंने, हर पन्ने पर सुकून तलाशा मैंने, हर पन्ने पर सुकून तलाशा मैंने। नफ़रत सी हो गई तुझसे ज़िंदगी, नफ़रत सी हो गई तुझसे ज़िंदगी, मगर किताब से कोई पन्ना नहीं फाड़ा मैंने, मगर किताब से कोई पन्ना नहीं फाड़ा मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू। और सुनाइए एक आध शेर। एक शेर और सुना देता हूँ मैं। कि छोड़ गया वो हमें बेसहारा करके, छोड़ गया हमें वो बेसहारा करके, मानूंगा मगर मैं भी इश्क दोबारा करके। छोड़ गया वो हमें बेसहारा करके, मानूंगा मगर मैं भी इश्क दोबारा करके। जो रीत है दुनिया की उसी के साथ चलूँगा मैं, जो रीत है दुनिया की उसी के साथ चलूँगा मैं। वरना कहाँ जाऊँगा दुनिया से किनारा करके, वरना कहाँ जाऊँगा दुनिया से किनारा करके। और एक शेर होता है सर कि तुम्हें क्या पता हकीकत क्या है, तुम्हें क्या पता हकीकत क्या है। इश्क ज़िंदगी है और पूछते हो ज़रूरत क्या है, तुम्हें क्या पता हकीकत क्या है। इश्क ज़िंदगी है और पूछते हो ज़रूरत क्या है। हमने पा लिया तुम्हें बिना बताए रब से, हमने पा लिया तुम्हें बिना बताए रब से। अब समझे तुम इबादत क्या है, अब समझे तुम इबादत क्या है। नरेंद्र जी, आज की जो युवा पीढ़ी है जी उनको, आप भी युवाएं हैं जी, तो शायरी के माध्यम से आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मैं- कोचिंग नगरी है जी, बिल्कुल। देश भर से बच्चे यहाँ आते हैं, तो आज का जो परिवेश चल रहा है जी। उससे उबरने के लिए आपकी शायरी क्या कहती है? मैं जो नौजवान पीढ़ी है, खासकर स्टूडेंट, मैं उनके लिए 2 शेर अर्ज़ कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल। कि अर्ज़ किया है कि हर चुनौती से गुज़रना है हमें, हर चुनौती से गुज़रना है हमें, हर कसौटी पर खरा उतरना है हमें। हर चुनौती से गुज़रना है हमें, हर कसौटी पर खरा उतरना है हमें। और खोना नहीं है दुनिया की भीड़ में अब, और खोना नहीं है दुनिया की भीड़ में अब। इन्हीं रास्तों से मंजिल तक पहुंचना है हमें, इन्हीं रास्तों से मंजिल तक पहुंचना है हमें। और एक शेर मैंने लिखा था सर, एक्चुअली क्या है सर, युवा पीढ़ी जो है ना सर, मैंने एक बदलाव बहुत देखा है कि सर मित्र बनाने में बहुत जल्दबाजी करती है। बिल्कुल। तो आप मित्रता करें, लेकिन विश्वास तब करें जब वो विश्वास के लायक हो। तो मैंने एक शेर लिखा, बिल्कुल प्योर नए बच्चों के लिए ही मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि खुदगर्ज़ होना भी ज़रूरी है, खुदगर्ज़ होना भी ज़रूरी है, और गुज़रे लम्हों से सीखना भी ज़रूरी है। खुदगर्ज़ होना भी ज़रूरी है और गुज़रे लम्हों से सीखना भी ज़रूरी है। सफलता के लिए मेहनत चाहिए, सफलता के लिए मेहनत चाहिए,
मगर किस्मत का होना भी ज़रूरी है, मगर किस्मत का होना भी ज़रूरी है। ये थे हमारे साथ रेलवे में कार्यालय अधीक्षक व शायर नरेंद्र शर्मा जी। इन्होंने समाज के लिए और आज के युवा पीढ़ी के लिए जो शायरी लिखी वो बखूबी लिखी है, और युवा शायर हैं, उभरते शायर हैं, और छोटी उम्र में भी इन्होंने बहुत बड़ी बातें शायरी के माध्यम से समाज को दी है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।